देखो, जहां तक सीआरपीसी का ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं, तो जो हमारा प्रोसीजरल लॉ है, व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट हम देखते हैं हमेशा लेजिस्लेचर की इंटेंशन के आधार पर। क्योंकि जब आपने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट देखा, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में हम देखते हैं मेनली जो ऑब्जेक्ट होता है किसी भी स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करने का, टू नो द ऑब्जेक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर बिहाइंड मेकिंग सच लॉज, यानी कि किसी भी लॉ को बनाने के पीछे जो लेजिस्लेचर है उसकी इंटेंशन क्या थी। अभी उसी इंटेंशन को जानने के लिए हमें इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ती है। अब उसके लिए अलग स्टैट्यूट दिए हुए, उसके अलग नियम दिए हुए हैं, जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में आप जाकर के देखते हैं, इंटरनल एड है, एक्सटर्नल एड है, और फिर उसके जो रूल्स दिए हुए हैं वो है, प्रजम्पशन भी उसी के साथ इंक्लूड होती है। वहीं पर जब हम सीआरपीसी की बात करते हैं तो व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सीआरपीसी। अब सीआरपीसी के इंटेंशन ध्यान देखते हैं, सीआरपीसी इज इंटेंट टू प्रोवाइड ए मैकेनिज्म, यानी कि यहाँ इसको बनाने के पीछे लेजिस्लेचर की जो इंटेंशन रही होगी वो ऐसा मैकेनिज्म प्रदान करना है, ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना है किस चीज के लिए, एनफोर्समेंट ऑफ क्रिमिनल लॉज, यानी कि जितने भी हमारे क्रिमिनल क्रिमिनल या पेनल लॉज है, पेनल लॉज चाहे उसमें आईपीसी हो या कोई भी स्पेशल लॉ हो जो हमारा उससे क्राइम से संबंधित हो, उसके लिए एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है। इट मीन टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू क्रिमिनल लॉज, यानी कि जो हमारे क्रिमिनल लॉज है उनके लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री बेस तैयार करना ही हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्ट रहा है प्रोसीजरल लॉ का, वो यही होता है। अब इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया शिवजी सिंह वर्सेस नागेंद्र तिवारी के केस में। ये ऑल इंडिया रिपोर्टर 2010 का केस है, सुप्रीम कोर्ट, और पेज नंबर है 2261 क्या कह दिया इसने, सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द प्रोविजन ऑफ द कोड आर टू बी इंटरप्रेटेड, यानी कि जो हमारे सीआरपीसी के जो प्रोविजन है जितने भी, उनको इंटरप्रेट किया जा रहा है इन द रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल्स, इन द लाइट ऑफ रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन दैट प्रोसीजरल आर लॉज आर मेड फॉर डूइंग सब्सटेंशियल जस्टिस, यानी कि जो प्रोसीजरल लॉज है हमारे, जिसे सीआरपीसी की हम बात कर रहे हैं, इसके जब कंस्ट्रक्शन को हम करते हैं यानी कि इसको इंटरप्रेट किया जा रहा है, तो उस स्थिति में हम ये निकाल करके लेके आते हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो हमें सब्सटेंशियल जस्टिस है वो प्रोवाइड करना है। अब सब्सटेंशियल जस्टिस क्या है, सब्सटेंशियल जस्टिस की हम बात करते हैं, सपोज कीजिए आपका सब्सटेंशियल लॉज है आईपीसी, आईपीसी आपका सब्सटेंशियल लॉज है। अब यानी कि सब आईपीसी में क्या बताया, व्हाट इज क्राइम एंड उसकी जो काइंड्स है, कैटेगरीज है, वो सारी चीजें बता दी गई। अब कोई भी क्राइम है, स्पेसिफिक क्राइम है, उसके लिए एक स्पेसिफिक पनिशमेंट की व्यवस्था दी हुई है। तो उन चीजों को एनफोर्स बनाने के लिए, एप्लीकेबल बनाने के लिए हम सीआरपीसी की मदद लेते हैं। तो सीआरपीसी को जब आप इंटरप्रेट करेंगे तो उस सब्सटेंशियल लॉज के साथ इंटरप्रेट करेंगे। खैर चलिए आगे चलते हैं। मैंने इसमें अब जब इसके आप एक्सटेंड की बात करते हैं तो यह पूरे भारत पर लागू होता है। इट एक्सटेंड टू द, जब आप इसका सेक्शन 1 देखेंगे, सेक्शन 1 देखो, बेयर सभी रखिएगा अपने साथ। सेक्शन 1 बताता था एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, बशर्ते कि जो इसके जो प्रोविजन है सीआरपीसी के, other than those relating to chapter 8, 10 and 11 shall not apply to state of Nagaland और ट्राइबल एरियाज, यानी कि जो नागालैंड और ट्राइबल एरियाज है इनको छोड़कर के बाकी जो प्रोविजन है इन पे अप्लाई नहीं होते हैं। लेकिन जो कंसर्न स्टेट है नोटिफिकेशन के द्वारा इन सभी प्रोविजन को उसके ऊपर पूरे स्टेट पर या उसके किसी एक पार्ट पर लागू कर सकती है। ये देख लीजिएगा। अब इसकी आप एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं। एप्लीकेबिलिटी इन द सेंस किन किन मैटर्स को ये कवर करती है, यानी कि जो इसके पीछे जो बेसिक पर्पज हम देख करके आ रहे थे वो क्या होगा। देखो कुछ देखना भैया क्या लिखा हुआ है इस पे सेक्शन 4 में जो कहता है, Section 4 states that all offences under the Indian Penal Code shall be investigated, inquired into, tried, and otherwise dealt with according to the provisions hereinafter contained. यानी कि इसने सीधा सीधा से आपको बता दिया जो सबसेक्शन 1 है सेक्शन 4 का, कि जितने भी मैटर्स, जितने भी चीजें हम आईपीसी में जा करके देखेंगे, 510 सेक्शन दिए हुए हैं वहाँ पे,
उन सभी से संबंधित जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है, ट्रायल है या कोई भी अन्य चीजें हैं, वो सभी के सभी क्या है, जो हमारे सीआरपीसी के प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग रन करेगी। अब मान लीजिए कोई क्राइम कमिट हुआ है, तो क्राइम कमिट होने के बाद भैया उस क्राइम से संबंधित एफआईआर अगर लिखानी है तो आपके लिए 154 की व्यवस्था की हुई है सीआरपीसी में। उसके बाद फिर और आगे चलते हैं, इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो 157 में इन्वेस्टिगेशन की हमने बात की हुई है। और आगे चलते हैं तो जितनी भी चीजें इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्ज क्या नाम है, पुलिस रिपोर्ट है, पुलिस रिपोर्ट के बाद फिर चार्ज फ्रेम होना है, चार्ज फ्रेम होने के बाद प्रोसिक्यूशन एविडेंस है, डिफेंस एविडेंस है, स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड है या आर्ग्यूमेंट है, वो सारी चीजें आपको सीआरपीसी में ही दी हुई है एक प्रोसीजर। अब अंजलि देखना दूसरा सेक्शन क्या कहता है। All offences under any other law shall be investigated, inquired into, tried, and otherwise dealt with according to the same provisions, but subject to any enactment for the time being in force regulating the manner or place of investigating, inquiring into, trying, or otherwise dealing with such offences. अब मान लीजिए जितने भी स्पेशल लॉज है, यानी देखो तो आईपीसी की आपने बात करते हैं तो जो बेसिक और जो जनरल सब्सटेंटिव लॉज है वो आईपीसी में आपके जो है अधिकतर जितने भी तरीके के क्राइम है उसमें कमिट किए गए, लेकिन कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिनको स्पेसिफिकली जिनसे संबंधित एक स्पेशल लॉ बना दिया। सपोज कीजिए पोटा है, टाटा है, प्रिवेंशन ऑफ टेरिटोरियल, उसमें क्या नाम है, प्रिवेंशन ऑफ सॉरी उसको बोलते हैं टाटा की वो फुल फॉर्म क्या होगी, पोटा की क्या होगी कुछ, The Prevention of Terrorist Activities Act. हाँ, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज एक्ट की जब हम बात करेंगे तो स्पेशल लॉ बनाए हुए। अब मान लीजिए इससे अलग आप जाकर के देखिए जितने भी एमएसयूटी के मामले हैं, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल वाले हैं, वो अब तो खैर ट्रिब्यूनल बना दिया है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम की अगर हम बात करते हैं तो उनसे संबंधित जितने भी स्पेशल लॉ हैं, या आपके जो तुम्हारे ये सेडेटिव से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं, एनडीपीएस है, नारकोटिक ड्रग्स एंड सब्सटेंसिव एक्ट जिसकी हम बात करते हैं, प्रोसीजर सारा आपका यही दिया जाएगा इसी के अकॉर्डिंग। यानी कि पहले आपने बात की जितने भी मैटर आईपीसी है उनकी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल जो भी है वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग होगा। और ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ, यानी कि हमने बात करी है ऑफेंसेस की केवल, और या किसी भी अन्य विधि में दिए हुए वे भी शायद शब्द इन्वेस्टिगेशन में चाहे होनी हो या इंक्वायरी होनी हो या कोर्ट पर ट्रायल किया जाना हो, या और अदरवाइज डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द सेम प्रोविजन। लेकिन अगर उनके लिए कोई अलग से स्पेसिफिक व्यवस्था उसी एक्ट में की हुई है तब उसकी हम बात करेंगे उसी के अकॉर्डिंग। मान लीजिए अगर ट्रायल की हम बात करते हैं तो वहां पे लिख दिया, सपोज कीजिए अब एमएसीटी की आप बात करेंगे तो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल है, तो अगर ट्रिब्यूनल है तो उसी सेम ट्रिब्यूनल के सामने उसको ट्राई किया जाएगा। यहाँ पे तो आप जो क्रिमिनल कोर्ट है उसी में जाएंगे। तो अगर कोई स्पेसिफिक व्यवस्था उस एनेक्टमेंट में कर दी गई है तो उसके अकॉर्डिंग वो चीजें चलेंगी, अन्यथा की स्थिति में जो आपके सीआरपीसी के जो प्रोविजन है वो उस पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब इन दोनों को मिलाकर के कह दिया भैया सेक्शन 5, अगर in the absence of a specific provision to the contrary affect any special or local law, यानी कि अगर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है किसी स्पेशल और लोकल लॉ से संबंधित जो उसके कॉन्ट्रेरी व्यवस्था करते हो, जैसे कि हम ऊपर कह के चले हैं सब्जेक्ट टू एनी इनेक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, रेगुलेटिंग द मैनर और प्लेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग, इंक्वायरिंग इनटू, ट्राइंग। अब तो अगर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तब उस स्थिति में और एनी स्पेशल जुरिडिक्शन और पावर कन्फर्ड और एनी स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, तो सीधे कहते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर डज नॉट अप्लाई टू कंटेम्प्ट कोड एज इट इज नॉट एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 4 का सबसेक्शन 2 में। ऊपर तो कह दिया 5 ने इन जनरल एक चीज ये कह दी है कि अगर कोई स्पेसिफिक व्यवस्था नहीं है तब उस स्थिति में सीआरपीसी के आपके प्रोविजन अप्लाई होंगे। और दूसरा जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की हम बात करते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सीआरपीसी के प्रोविजन अप्लाई नहीं करेंगे वहां पे। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अब बात करोगे तो वो स्पेसिफिक प्रोविजन वही उसके दिए उसी के अकॉर्डिंग उसका जो मैटर है, जो प्रोसीजर है वो चालू किया जाएगा।
अब इसके डेफिनेशन पे भी आप आ जाते हैं, जो इसके इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। देखो थोड़ी सी इसमें ज्यादा डेफिनेशन है। अब इसको याद रखने का सीधा सीधा सा एक तरीका मैं बता ही देता हूँ भैया, जो मैं खुद कोशिश करता हूँ। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में है सारी चीजें। अल्फाबेटिकल सीक्वेंस यानी कि जो क्रोनोलॉजी आपकी अल्फाबेट्स में होती है, उसी क्रोनोलॉजी में ये दिए हुए हैं। कई बार अगर आपको याद भी नहीं है, तब उस स्थिति में जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, तो वहां पर एक प्रयास आप ये कर सकते हो। मान लीजिए अल्फाबेट्स जैसे शुरू होते हैं ए बी सी डी ई एफ, अब इसी तरीके से आपकी इंटरप्रिटेशन क्लॉज या डेफिनेशन है ये शुरू होती है। मान लीजिए सबसे पहले जो डेफिनेशन आपकी बी से शुरू होती है, बेलेबल ऑफेंस। उसके बाद जो नेक्स्ट अल्फाबेट है वो है आपका सी, चार्ज। अब दूसरा भी सी है। अब यहाँ पे क्रोनोलॉजी आप जो देखेंगे सी एच है, वहां पे सी के बाद ओ है, कॉग्निजेबल ऑफेंस। अल्फाबेट का सीक्वेंस देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे कंप्लेंट आएगी, कंप्लेंट भी ऐसे है ये रे। अब यहाँ पे सी ओ एम, अगर सी ओ तो ठीक है, लेकिन जी के बाद ही आएगा एम, तो इसलिए उसको उसके बाद रख दिया गया है। और आगे चलते हैं तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट अल्फाबेट यहाँ बनता है आपका एच बनता है, आई को। और आगे एच आई, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन। आई के बाद आपका जे आ जाता है। अगर सेम अल्फाबेट है तो उसमें भी आपको जो उसका सब्सिडी सफिक्सिंग लेटर है, उससे आपको उसकी पहचान हो जाएगी। इसी के बाद और आगे देख लो, जे के बाद आपका जे के एल आ जाता है, और एल के बाद आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नोटिफिकेशन है, ऑफेंस है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन है, प्लेस है, लीडर है, पुलिस रिपोर्ट है, पुलिस स्टेशन है, प्रेस्क्राइब्ड है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, सब डिवीजन है, समन केस है, ठीक है, विक्टिम है, वारंट केस है, वर्ड एंड एक्सप्रेशन है। ये आपकी दिए हुए हैं। अगर आप इनको ध्यान से देख लेना भैया, आप इसको इस क्रोनोलॉजी को अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, ये सभी अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में दिए हुए हैं। अब हम यहाँ बेलेबल की बात करते हैं, बेलेबल ऑफेंस की। यहाँ जो दिया हुआ बेलेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस व्हिच इज शोन एज बेलेबल, यानी कि अगर आप ऑफेंस की बात करोगे तो दो तरीके के बताए गए, एक तो बेलेबल ऑफेंस है और दूसरा नॉन बेलेबल ऑफेंस है। यहाँ हमने बता दिया कि बेलेबल ऑफेंस केवल वो ऑफेंस है जो हमारे फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल बताए गए। फर्स्ट शेड्यूल कौन सा, जो सीआरपीसी के साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ अनेक्चर है। अगर आप पीछे आप इसके अनेक्चर देखेंगे, उसमें पहला शेड्यूल दिया हुआ, फर्स्ट शेड्यूल। एक बार चेक कर लीजिएगा सभी जिसने जिसने नहीं देखी है, ठीक है। या विच इज मेड अवेलेबल बाय एनी अदर लॉ, अगर क्योंकि हम अन्य विधियों की हम यहाँ बात करते हैं, उसमें भी अगर किसी को अवेलेबल बताया हुआ है तो वो वहां अवेलेबल है। और जितने भी इनसे अलग हम बात करेंगे वे सभी नॉन अवेलेबल होंगे। तो केवल और केवल आपको यह याद जो रखना, अवेलेबल ऑफेंस विच इज शोन अवेलेबल इन फर्स्ट शेड्यूल या किसी अन्य विधि में, और इनसे अलग जो भी कुछ है वे सब क्या है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन एनी अदर ऑफेंस। अब अगर आप देखेंगे तो बेलेबल ऑफेंस की, अब जब बेलेबल और नॉन बेलेबल के लिए जो आपका फर्स्ट शेड्यूल दिया है, उस फर्स्ट शेड्यूल के जो 5वां कॉलम है, वहां आपको चीजें दिखाई देंगी। एक बार चेक कर लीजिएगा भैया क्या दिया हुआ है वहां पे फर्स्ट शेड्यूल में। फर्स्ट शेड्यूल का 5वां कॉलम देख लीजिएगा अभी, कुछ देखना क्या कहता है भैया वहां पे। कुछ सर बेलेबल और नॉन बेलेबल देखो, में क्योंकि हाँ कैटेगरी। टोटल उस शेड्यूल में अगर आप जो कॉलम देखेंगे, 6 कॉलम दिए हुए में, पहला तो आपका सेक्शन का दिया हुआ है, दूसरा आपका बताता है कि ऑफेंस, ऑफेंस की कैटेगरी को बताता है, और फिर उसका जो पनिशमेंट है वो कितना है, वहां पर ये चीज आएंगी, कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, फिर उसके बाद आपका बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, और किस कोर्ट के द्वारा वो ट्राइएबल है। ये 6 चीजें आपको उस शेड्यूल में दी हुई है।
अब इसी के लिए फिर भैया यहाँ पर ये देख लीजिएगा कि इस चीज को बस यहीं से ध्यान रखेंगे, बेलेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस व्हिच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल और व्हिच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अब देखो वहां पर एक चीज और देख लीजिएगा भैया, बेलेबल और नॉन बेलेबल में भैया किस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे कि अगर जो कोई बेलेबल ऑफेंस है तो उसका पनिशमेंट कितना दिया हुआ है और नॉन बेलेबल है तो उसका पनिशमेंट कितना दिया हुआ है। खुश कितना हुआ है बेलेबल में इन जनरल जितनी भी बात की हुई है? सर 3 साल करीब। हाँ लगभग अधिकतर जितने भी बेलेबल ऑफेंस है उनमें सभी क्या है मैक्सिमम 3 इयर्स का पनिशमेंट है। उससे 3 साल और उससे नीचे की बात करते हैं तो वहाँ बेलेबल है, लेकिन कुछ अब स्पेसिफिक अमेंडमेंट हुए हैं तो उसमें पनिशमेंट बेशक कम हो लेकिन वहाँ पे नॉन बेलेबल दिया है, क्योंकि ये कहता है भैया कि जो एज पर जो फर्स्ट शेड्यूल जो पहला शेड्यूल हमारा है, द ऑफेंसेस अंडर लॉस अदर देन आईपीसी विच आर पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years or more are considered to be non-bailable, जबकि offense punishable less than 3 years of imprisonment are considered to be bailable। यानी कि जो 3 साल या उससे कम की हम बात करते हैं उन्हें कंसीडर किया है कि बेलेबल में, और उससे ऊपर की आप बात करते हैं तो वो सारे के सारे नॉन बेलेबल में। और बेल से रिलेटेड जो प्रोविजन है अंजलि बताओगे भैया किस चैप्टर में दिए हुए? सर चैप्टर नहीं पता। कोई बात नहीं, कुछ बताना भैया किस चैप्टर में दिए हुए? चलो सीआरपीसी का चैप्टर 33 देखो क्या कहता है। आपकी जो इंडेक्स है इंडेक्स से पता लग जाएगा आपको। आप भी देख लेते हैं क्या कहता है। प्रोविजंस एज टू बेल एंड बॉन्ड्स। हाँ तो यानी कि बेल एंड बॉन्ड से रिलेटेड जो प्रोविजन की हम बात करते हैं तो वो सारे भैया आपको चैप्टर 33 में जाकर के देखने को मिल जाएंगे। खैर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आप और आगे बढ़ जाते हैं। चार्ज, charge include any head of charge when the charge contains more heads than one। कुछ बता सकते हो कि आखिर ये लाइन तो एक लिखी हुई है, क्या क्या कहना चाह रहा है इसमें? सर जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि अगर एक चार्ज से ज़्यादा भी हैं हम्म, उन्हें सर सारों को मिला के चार्ज ही बोला जाएगा एक साथ। हाँ तो यानी कि चार्ज में वो सभी चीजें इंक्लूड होंगी जो अलग अलग चीजें भी उसमें मेंशन कंटेन करती हैं। जैसे मान लीजिए जब कोई कोई ऑफेंस हुआ, अपराध कारित हुआ, आपने किसी के साथ मारपीट की, अब वहां पे जब मारपीट कर रहे हैं उससे बातों बातों में आपने जान से मारने की भी धमकी दे दी, उसकी सपोज कीजिए मारपीट में उसकी हड्डी भी तोड़ दी। अब 323, 504, 506, 326, अब वहां पर मान लीजिए आप अकेले नहीं है, आपके साथ 3-4 लोग और हैं साथ में, तो सेक्शन 34 भी आ जाएगी। ठीक है। तो उन सब का जब चार्ज बनेगा तो चार्ज एक साथ ही बनेगा, इकट्ठा बनेगा सभी ऑफेंसेस का। तो दैट मीन्स इंक्लूड एनी हेड ऑफ चार्ज, यानी कि वो जो हेड है, एक तो मुख्य हेड होगा, मेन चार्ज होगा, व्हेन द चार्ज कंटेन मोर हेड्स देन वन। तो अगर एक से ज्यादा भी उसमें कंटेन किए जा रहे हैं तो वो भी सब उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। अब चार्ज की अगर आप डेफिनेशन बताएं, डेफिनेशन की बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज? अंजलि बताओगे बेटा? इसमें कहीं सर स्पेसिफिक एप्लीकेशन तो दी हुई नहीं है। जी सर। हम्म, सर चार्ज कहा जा सकता है कि वो एक स्पेसिफिक एक्विजिशन होता है जो कि एक इंसान के प्रति किया जाता है ऑफ एन ऑफेंस विच इज एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड बाय हिम। बिल्कुल ठीक बात है बेटा, एकदम करेक्ट। इसको देखो लिख लीजिएगा, ए चार्ज कैन बी डिफाइंड एज ए प्रिसाइज फॉर्मुलेशन ऑफ द स्पेसिफिक एक्यूजेशन made against a person। It is framed when a prima facie case is disclosed about commission of certain offense or offenses। यानी कि
जो चार्ज को हम एक तरीके से ये कह सकते हैं, ये एक प्रेसाइज फॉर्मुलेशन है, यानी कि एक संक्षिप्त वो प्रेस फॉर्मेट है किस चीज का, जो किसी स्पेसिफिक आरोप के बारे में बताता है कि जो किसी व्यक्ति के अगेंस्ट बनता है। और ये प्राइमा फेसी हम ये देखते हैं कि ये जो चार्ज है इस चीज को डिस्क्लोज करता है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपराध या कुछ कई अपराध बनते हैं, ऑफेंस या ऑफेंसेस, ये बात करते हैं। अब जो वो जो चार्ज है, चार्ज के पीछे कुछ बताओगे कि क्या ऑब्जेक्ट हो सकता है? सर जो भी ट्रायल चलता है सर वो चार्ज के बेसिस पे ही चलता है। चार्ज के बेसिस पे तो चलता है, लेकिन हम जो मेन से चल रहे हैं, क्योंकि जो उसकी जो बेस होता है किसी भी ट्रायल का, उसकी शुरुआत चार्ज से ही होगी। लेकिन आखिर क्या ऑब्जेक्ट रहता है इसका चार्ज का, ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रेमिंग चार्ज? नहीं सर मुझे नहीं आइडिया। अंजलि आप बताओगे बेटा? सर ये अक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट होता है फॉर डिफेंस प्रिपेयर करने के लिए। हाँ, तो यानी कि ये जो चार्ज के पीछे जो ऑब्जेक्ट है, ये एक्यूज को इस बात की सूचना है कि भैया ये आवश्यक तत्व है, ये चीजें हैं जो आपके विरुद्ध प्रोसिक्यूशन के द्वारा साबित की जाएंगी, आपके अगेंस्ट ये चीजें, इन चीजों में मुकदमा चलेगा, वो आप भैया इस बात के लिए तैयार रहेगा। यानी कि द ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रेमिंग ए चार्ज इज टू गिव नोटिस ऑफ द एसेंशियल फैक्ट्स विच द प्रोसिक्यूशन proposes to be established against the accused in order to prove the case against him, so that the accused may not be prejudiced in his defense। यानी कि उसे पता होना चाहिए कि उसके खिलाफ जो मुकदमा चलेगा वो किन किन धाराओं में या किस किस अपराध से संबंधित होगा, जिससे कि उसके ऊपर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, प्रेजुडिस ना हो। उन सारी चीजों के लिए तैयार रहे, अपना डिफेंस तैयार करके रखे। ठीक है ना? अब जब चार्ज से रिलेटेड हम प्रोविजन की हम बात करते हैं, तो चार्ज से रिलेटेड जो प्रोविजन दिए हुए हैं, कुछ भैया बताओगे कहाँ दिए हुए हैं? नहीं पता सर। देखो भैया, बात ये तय हुई थी, एक बार आप पढ़ोगे सभी, पढ़ते वढ़ते तो हो नहीं। अंजलि आप बताओगे भैया? सर बेयर एक्ट से तो पढ़ा था, उसमें था। बेटा पेरेंट से पढ़ा तो था। हमें देखो, हमें एक चीज और बता देता हूँ किसी भी चीज के लिए, तो कि क्या नाम है, जब आप किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत से पहले आपको उसकी एक इंडेक्स पर पूरे तरीके से नजर डाल लेनी चाहिए। यानी कि जब आप उसके इंडेक्स को देख लेते हैं, तो अब इंडेक्स पर नजर डालने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें इसमें दी हुई है। अब चार्ज से रिलेटेड चैप्टर की आप बात करोगे, चैप्टर 17 दिया हुआ है और सेक्शन दिए हुए हैं उसमें 211 से लेकर के 224 तक। कुछ पीछे जाने की जरूरत नहीं है बेटा, केवल आपको इंडेक्स खोल देनी है तुरंत ही। ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा पूछने का पर्पस जो होता है वो ये नहीं है क्योंकि आपको वास्तव में मालूम होगा, क्योंकि मुझे भी मालूम है अभी जैसे शुरुआत कर रहे हैं तो इतने पीछे जाकर तो कोई पढ़ेगा नहीं। लेकिन क्योंकि ये सारी चीजें जितने भी आप देखो, हाँ, इंटरप्रिटेशन की जब आप बात करते हैं, जो आपकी इंटरनल एड्स होती हैं, देखो अभी जो एक था है उसने LLM कंप्लीट किया है, और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एक था ने पढ़ा होगा। एक था बताओगे भैया, जो इंटरनल एड्स होती है क्या क्या होती है वो? यस सर। जो किस जब आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट आपने पढ़ा होगा आपके हाँ जी LLM के सर। फर्स्ट सेमेस्टर में, तो वहां यस पर सर। उसके दो एड्स होती हैं किसी भी स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करने के लिए, इंटरनल एड्स एंड एक्सटर्नल एड। एक्सटर्नल एड्स। यस तो सर। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो इंटरनल एड्स हैं वो क्या क्या है? सर एट अ टाइम याद नहीं है ऐसे। देखो इंटरनल एड के लिए, अब मान लीजिए, रुक जाओ एक सेकेंड, ये आपको बुक दिखाई दे रही है भैया? सपोज कीजिए अगर आप इस इंटरनल एड की बात करते हैं, तो इंटरनल एड आपको इस इंस्टीट्यूट यानी कि जो क्रिमिनल मैनुअल है, क्रिमिनल मैनुअल की जब आप बात करोगे, आप इसे पढ़ने के लिए आपको यहीं से निकालनी है चीजें। आपका जो ये टाइटल है, सबसे पहली एड होती है जो किसी भी सब्जेक्ट का जो टाइटल है
वो आपको बताता है कि आप इसमें पढ़ने क्या जा रही है। खैर चलिए आप और आगे आ जाइए। इसके बाद और आगे आप चलते हैं। इसके जो कंटेंट्स हैं ये आपको बता देंगे कि आप इसमें क्या देखने चाह रहे हैं। कंटेंट के बाद और आगे आप अगर अंदर जाते हैं तो भैया वहां पर आपके जब चीजों को देखोगे, भाई आपके हेड नोट है। हेड नोट इन द सेंस कि जो चैप्टर्स जो दिए हुए हैं, फिर उसके बाद उसके जो किसी भी स्पेसिफिक प्रोविजन है उस प्रोविजन का जो हेडिंग्स है, उसके बाद उसके इलस्ट्रेशन है, उसके मार्जिनल नोट्स है, उसके एक्सप्लेनेशंस है। ये सभी क्या है, किसी भी स्टेट्यूट को जानने के लिए उसकी क्या है, इंटरनल एड्स है। अब मान लीजिए आपका कोई प्रोविजन दिया हुआ है और प्रोविजन के नीचे ही एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है किसी शब्द को लेकर के, अगर कोई शब्द यहाँ पे स्पेसिफिक यूज किया तो इस शब्द का आशय क्या होगा, या इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं जिससे कि ऊपर वाली जो बात हम कहना चाह रहे हैं वो आसानी से आप लोगों के समझ में आ जाए। ये क्या होगी आपकी, ये इंटरनल एड्स होती है। क्लियर है भैया? तो यहाँ पर इसलिए जब बार बार हम कंटेंट की हम देख रहे हैं, जैसे मैंने पूछ लिया कि चैप्टर जो क्या नाम है, कुछ 4 से रिलेटेड जो चैप्टर है वो आपका 17 है, तुरंत आप जब इंडेक्स को खोलोगे आपको पता लग जाएगा। खैर कोई बात नहीं। अब इसके बाद भैया और आगे चलते हैं, तो और आगे बात करते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस की। कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस से आप क्या समझते हैं, देखना कुछ क्या कहता भी है। A cognizable offense means any offense for which, and cognizable case means a case for in which a police officer may, in accordance with the first schedule or under any law for the time being in force, arrest without warrant. आप देखो अंजलि बेटा, समझा सकते हो क्या कहना चाह रहा है ये? सर कॉग्निजेबल ऑफेंस सीरियस ऑफेंसेस होते हैं जिसमें मतलब एकदम तुरंत एक्शन लेने की जरूरत होती है, तो इसलिए उसमें बिना वारंट के भी अरेस्ट किया जा सकता है। अच्छा, हमें कैसे पता लगेगा कि कोई मामला कॉग्निजेबल है या नहीं है? सर अगर जनरली तो ये रूल होता है कि 3 इयर्स एंड अबव अगर उसका इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट है तो वो कॉग्निजेबल में आ जाता है, एंड अगर 3 साल से कम का है तो फिर नॉन कॉग्निजेबल में आ जाता है। ये कहाँ लिखा हुआ है कि बेटा अगर 3 साल से कम का है तो वो कॉग्निजेबल है, 3 साल से ज्यादा का है तो नॉन कॉग्निजेबल है? सर वो एक जनरल एनालिसिस से एक आइडिया लगता है, बट ऐसा कोई मतलब क्लियर कट उसमें बोला नहीं गया है। बट क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो ओवरलैप भी करती हैं, जैसे कि जहाँ पे 3 साल से कम भी होता है पनिशमेंट, लेकिन उसके बावजूद इतना ज़्यादा संगीन होता है कि उसे कॉग्निजेबल मान लिया जाता है, या फिर कहीं-कहीं होता है जैसे कि मैरिज से रिलेटेड जो ऑफेंसेस होते हैं, उनको उसमें पनिशमेंट ज़्यादा भी होता है बट उन्हें नॉन कॉग्निजेबल मान लिया जाता है क्योंकि उनके पीछे कुछ रीज़न्स होते हैं, जैसे कि वरना फिर प्राइवेट लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो जाएगा पुलिस का। अच्छा, ये कहीं स्पेसिफिक मेंशन नहीं है कि कोई मामला कॉग्निजेबल है या नहीं है? नहीं सर, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस सर फर्स्ट शेड्यूल में दिया है। हाँ, यही तो कहना चाह रहे हैं बेटा। तो कि हम जब उसी फर्स्ट शेड्यूल को एनालाइज करेंगे तो वहीं आपको ये पता लग जाएगा कि आखिर कितने साल तक की पनिशमेंट के ऑफेंसेस हैं उनको हम कॉग्निजेबल की कैटेगरी में रखते हैं और कितने के हम नॉन कॉग्निजेबल केस की कैटेगरी में रखते हैं। यहाँ हमने कह दिया कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस की आप बात करते हो सेक्शन 2C कहता है आपका। सेक्शन 2C को आप सेक्शन 2I के साथ आप पढ़ेंगे। 2I आपको बताता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल केस एंड नॉन कॉग्निजेबल केस। देखो ध्यान से रखिएगा, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस, यानी कि ऐसा कोई भी अपराध या ऐसा कोई भी मामला, एंड कॉग्निजेबल केस जब आप कहते हैं ऐसा कोई भी मामला मीन्स इन जिसमें कि जो पुलिस ऑफिसर है बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकता हो, जो कि आपका फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है, इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अब देखो, जब यहाँ पर किसी पुलिस ऑफिसर को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार करने की अगर पावर दे दी गई है तो यहाँ पे जो एनालिसिस क्लियर कट ये बनता है कि
जहां पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है वो सारे मामले क्या है आपके कॉग्निजेबल मामले होंगे, कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे। और जहां बिना वारंट के अगर वो गिरफ्तार नहीं कर सकता है, जो कि आपका सेक्शन 2I में दिया हुआ है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस। ये इसको खोल देता हूं मैं। आई जे एल है शायद, हाँ सॉरी, आई आई गलत बोल गया। 2L है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड नॉन कॉग्निजेबल केस मीन्स ए केस इन विच ए पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। यानी कि जहां पुलिस ऑफिसर के पास बिना वारंट के गिरफ्तार करने की जो अधिकारिता नहीं है। अब इन चीजों को जब आप देखने की बात करते हैं तो सबसे पहला आप देखते हैं बेटा 156 का सबसेक्शन 1, और फिर उसके बाद आप देखते हैं इसी के साथ ही 152 का सबसेक्शन 2। पहली जो 156 का सबसेक्शन 1 है वो क्या कहता है, देखो कुछ देखना क्या कह रहा है भैया वहां पे। Any officer in charge of a police station may, without the orders of a magistrate, investigate any cognizable case which a court having jurisdiction over the local area within the limits of such station would have power to inquire into or try under the provisions of Chapter 13. ठीक है, अब ये यहाँ पे ये कह दिया, इसको साथ में क्या कहना है कि जो एक पावर दे दी गई है पुलिस ऑफिसर को, जो कॉग्निजेबल मामले हैं बिना वारंट के उसको गिरफ्तार कर लेगा, गिरफ्तार कर सकता है, उसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, सारे काम कर लेगा। 155(2) ये कहता है कि जब तक कि उसे आदेशित ना किया जाए मजिस्ट्रेट के द्वारा, यहाँ पे मजिस्ट्रेट की पावर है, फिर मजिस्ट्रेट को पावर दी हुई है कि मजिस्ट्रेट के आदेश मिलने तक, बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के वो उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। देखो 155(2) क्या कहता है। No police officer shall investigate a non-cognizable case without the orders of a magistrate having power to try such case or commit the case for trial. अब इसी के लिए जब जब कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल की हम बात करते हैं तो फिर बेटा इसके साथ हम देखते हैं सेक्शन 41 एंड सेक्शन 42। सेक्शन 41 क्या कहता है देखना भैया। अंजलि। When police may arrest without warrant. व्हेन पुलिस पे अरेस्ट विदाउट वारंट। और देखना 42 क्या कहता है। Arrest on refusal to give name and residence. ठीक है, अब यानी कि 41 के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से मामले हैं जिनमें कि जो पुलिस ऑफिसर है बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगा। तो ये सारा 41 की जब कैटेगरी में आप जाओगे तो इन सब चीजों को मिलाकर ही आप देखोगे भैया कोई मामला कॉग्निजेबल बनता है या नहीं बनता है। खैर चलो ये 41 को तो हम बाद में देख लेंगे। इसके बाद आप आ जाते हैं भैया कंप्लीट पर। अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूँ कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल के साथ में। सपोज कीजिए कहीं पर एक से अधिक अपराध घटित हुए हैं, तो एक से अधिक अगर अपराध कारित होंगे, एक से अधिक ऑफेंसेस होंगे, तो उन सबको जोड़ करके देखा जाएगा कॉग्निजेबल बनता है या नॉन कॉग्निजेबल बनता है। मान लीजिए कॉग्निजेबल ऑफेंस के साथ आपने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस ही किया है, 323, 324, 325 छोटे छोटे से मामले, तो उसके साथ भैया उसका रिजल्ट एज इट इज रहेगा, कॉग्निजेबल केस ही माना जाएगा उसे। कॉग्निजेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल ऑफेंस दो चीजें हैं, तब वो कॉग्निजेबल केस ही माना जाएगा उसको, सीधा सीधा सा। और अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस छोटे छोटे से दो किए हुए हैं जिनमें कोई संज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, तो वो नॉन कॉग्निजेबल केस होगा। यानी कि दो चीजें आप देखते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल केस। कुछ बताओगे दोनों में क्या अंतर है। नहीं मालूम सर। अंजलि आप बताओगे भैया कॉग्निजेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल केस दोनों में क्या अंतर है। सर कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि अगर एक ऑफेंस है जो कि कॉग्निजेबल में आ रहा है तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाएगा, बट कॉग्निजेबल केस में ये भी हो सकता है कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हो और दो तीन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, तो वो मिला के कॉग्निजेबल केस में आएगा। हाँ, नहीं मैं तो केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल केस को अंतर की बात कर रहा हूँ बेटा। सर केस तो मामला हो गया और ऑफेंस
स्पेसिफिक है, बिल्कुल ठीक बात है। देखो के जब सपोज कीजिए कोई ऑफेंस किया गया, अब उस ऑफेंस से रिलेटेड जितनी भी प्रक्रिया किसी मामले चलेगी दैट इज कॉल्ड कॉग्निजिबल केस। और जो ऑफेंस स्पेसिफिक की बात करते हैं तो वहां पे केवल माइन्यूट डिफरेंस है, कोई बहुत ज्यादा उसमें बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे नहीं देखती है उसको, बस एक बारीकी के साथ ही हम देखते हैं। जो स्पेसिफिक ऑफेंस की कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबिलिटी की बात करें तो यानी कि ऑफेंस कॉग्निजिबल है या नहीं है, और उस पूरे मामले को यानी कि जो उस केस की प्रक्रिया और सारी चीजों को हम देखते हैं दैट इज मींस केस। और वो जो केस है वेदर द केस इज कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल, तो वह केस है, यानी कि जो आपका जो है सीधे सीधे से आप ये मान के चलिए जो एक पूरी प्रक्रिया है वो केस है, और उस पूरी प्रक्रिया में एक स्पेसिफिक चीज है दैट इज कॉल्ड ऑफेंस। क्लियर है भैया? कुछ आगे आप चल लीजिए कंप्लीट। कंप्लेंट को भैया आप यहाँ पर जो देख के चलेंगे क्या क्या चीजें आप देखेंगे भैया, चार चीजें देख लीजिएगा केवल इसमें। चार चीजें क्या देखनी है, यानी कि कंप्लेंट किस फॉर्म में होती है और किस तरीके के अपराध की, यानी कि एक तो फॉर्म होती है उसकी, और यानी कि जो ऑफेंस का काइंड है वेदर कॉग्निजिबल है या नॉन कॉग्निजिबल है, किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है वेदर ही इज नोन और अननोन, और किसको की जाएगी। चार चीजें आप देखेंगे, फॉर्म, कमीशन, पर्सन और किसको की जानी है, यानी कि मेड टू। अब अगर फॉर्म की बात करोगे तो यहाँ पे कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग। अगर जो फॉर्म की बात करते हैं आप, ओरल भी हो सकती है और राइटिंग में भी हो सकती है। अब किस व्यक्ति को की जानी है तो सबसे पहले ले आए टू ए मजिस्ट्रेट, यानी कि मजिस्ट्रेट को ही की जाएगी। किस चीज के लिए, विद ए व्यू टू टेकिंग एक्शन, उसके खिलाफ कोई मामला चला जाएगा अंडर दिस कोड दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन, यानी कि जो पर्सन है या तो जिसको आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, हैज कमिटेड एन ऑफेंस, यानी कि कोई ऑफेंस उसने किया है, किसी को ऑफेंस को कमिट किया। अब वो ऑफेंस चाहे आपका कॉग्निजिबल भी हो सकता है और नॉन कॉग्निजिबल भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है, पुलिस और रिपोर्ट जो है, तो पुलिस रिपोर्ट आएगी आपकी किस में आएगी, अंजलि बताओगे भैया? कल हमने पुलिस रिपोर्ट की भी बात की थी जी सर, एक बार और रिपीट कर देंगे आप? बेटा, जो हमने ये कहा ना कि पुलिस रिपोर्ट किस सेक्शन में आएगी? सर नहीं पता। कोई बात नहीं, पुलिस रिपोर्ट मेरे ख्याल से 173 दी थी, 73 देखा था हमने, वहीं पे आएगी, कोई बात नहीं। तो 173 में आएगी, तो जो पुलिस रिपोर्ट है उसको कंप्लेंट में ट्रीट इंक्लूड नहीं करेंगे। अब जब आप एसेंशियल की आप बात करते हो तो एसेंशियल को आप यहीं से निकाल कर करके लेकर आओगे, किसी भी वैलिड कंप्लेंट के लिए किसी भी कंप्लेंट में क्या क्या एसेंशियल हो सकते हैं, इसी जो डेफिनेशन से आपको तोड़ना है। एलिगेशन भी मस्ट बी अबाउट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, यहाँ जब आप एलिगेशन लगा रहे हैं वो किस चीज का एलिगेशन है, कि कोई अपराध कारित किया गया है अबाउट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, अब वो चाहे कॉग्निजिबल है या नॉन कॉग्निजिबल है। और जब उस ऑफेंस को आप स्पेसिफिकली देखते हैं, ऑफेंस में भी कमिटेड बाय नोन और अननोन पर्सन, किस व्यक्ति के द्वारा, वेदर नोन और अननोन, किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया जिसके बारे में या तो जानकारी है या जानकारी नहीं है। किसको किया जाएगा, मजिस्ट्रेट को किया जाएगा, जो वैलिड वो देखते हैं। और इसके पीछे जो आशय है, जो हम ये देख करके चलते हैं कि आशय क्या है, कुछ बताओगे भैया? सर अगर पुलिस रजिस्टर ना करे तो फिर कंप्लेंट के थ्रू रजिस्टर मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है रजिस्टर करने के लिए एफआईआर। नहीं, ऐसे नहीं है। अंजलि देख बताओगे भैया कि आखिर इंटेंशन क्या है कंप्लेंट के पीछे? नहीं पता। अरे भैया इसमें लिखा हुआ तो है, विद ए व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड, यानी कि किस चीज के लिए, किस किस इंटेंशन के साथ की जा रही है कोई भी कंप्लेंट, की किसी व्यक्ति की, जिस व्यक्ति के विरुद्ध आप कोई कंप्लेंट कर रहे हो उसके खिलाफ कोई मामला एक्शन लिया जाएगा। विद ए व्यू, इट मस्ट बी मेड विद ए व्यू ऑफ हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड, ऐसे तो निकालोगे आप इसे, बशर्ते कि पुलिस रिपोर्ट ना हो। अभी भी नहीं समझ में आया भैया? सर आ गया, मुझे लगा आप कुछ टेक्निकल पूछ रहे हैं। अरे सिंपल ही तो पूछता हूँ, ये टेक्निकल को तो पूछता ही नहीं, जो सीधा सीधा मैंने देखो चीजें पूछी। में जब हम एसेंशियल की बात कर रहे हैं तो एसेंशियल तो हम डेफिनेशन से ही निकालेंगे।
तो वहीं से हमने देखा कि हमेशा जब कंप्लेंट के लिए आप 4 चीजों में तोड़ दीजिए, फॉर्म, कमीशन, पर्सन और किसको की जानी है। फॉर्म या तो ओरल और रिटन हो सकती है, कमीशन ऑफ एन ऑफेंस की बात करेंगे कॉग्निजेबल भी हो सकता है, नॉन कॉग्निजेबल भी हो सकता है, पर्सन नोन भी हो सकता है, अननोन भी हो सकता है, और मजिस्ट्रेट को ही की जाएगी। अब यहाँ पे सीधे से आप जब वो देखेंगे, एलिगेशन मस्ट बी अबाउट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस वेदर कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। ऑफेंस जो दूसरा आप देखते हैं, ऑफेंस में बी कमिटेड बाय नोन और अननोन पर्सन, यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है जो नोन और अननोन हो सकता है, मजिस्ट्रेट को की जानी है। तीसरा अगर आप देखेंगे इसका, चौथा सीधा कह दिया कि इट मस्ट बी मेड विद ए इंटेंशन ऑफ टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड। इस इंटेंशन के साथ की गई है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ आपने कोई कंप्लेंट की है उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा। इंटेंशन तो यही है सीधा सीधा सा कि उपरोक्त में जब आप एफआईआर के कंटेंट देखेंगे कि उपरोक्त में संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई करें। ठीक है, इट मस्ट नॉट बी ए पुलिस रिपोर्ट, सीधा इसमें बाद में कह दिया, बट डज नॉट इंक्लूड ए पुलिस रिपोर्ट। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन और देख लीजिएगा आप इसका। एक्सप्लेनेशन ये कह देता है, ए रिपोर्ट मेड बाय ए पुलिस ऑफिसर इन ए केस विच डिस्क्लोजेस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कमीशन ऑफ ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू बी ए complaint, and the police officer by whom such report is made shall be deemed to be the complainant। मतलब अंजलि क्या कहना चाह रहा है एक्सप्लेनेशन? सर नहीं आया समझ। कोई बात नहीं, ये कह रहे हैं कि जब हम 173 की एक रिपोर्ट आई थी, 173 में तो देगा पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट, जी सर। ठीक है। अब ये कह रहा है कि 173 में देगा, ये कह रहा है कि ए रिपोर्ट मेड बाय ए पुलिस ऑफिसर इन ए केस विच डिस्क्लोजेस, यानी कि आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, उसने जांच की, इन्वेस्टिगेशन किया और उसने क्या डिस्क्लोज करता है, कमीशन ऑफ ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इन द सेंस, एक होता है कॉग्निजेबल, एक होता है नॉन कॉग्निजेबल। अगर किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कोई इन्वेस्टिगेशन की गई है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन वो करता नहीं, फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी? क्यों कुछ? सर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से होगी। मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से होगी 155(2) में। तो वहां पर जब उसके द्वारा वो इन्वेस्टिगेशन की गई है और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर वो डिस्क्लोज करता है कि हाँ कोई अपराध हुआ है, अब वो अपराध नॉन कॉग्निजेबल नेचर का, तो उस स्थिति में शैल बी डीम्ड टू बी ए कंप्लेंट, वहां पे उसे कंप्लेंट मान लिया गया है। और जो पुलिस ऑफिसर जिसके द्वारा वो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है वो उसे वहां पे कंप्लेनेंट माना गया है। इतनी सी चीज आपको यहाँ पे देख ली गई है भैया, और ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ये डीम्ड कंप्लेंट है एक तरीके से, ठीक है। अब हाई कोर्ट को आप देख लीजिएगा, हाई कोर्ट क्या है, इन रिलेशन टू एन स्टेट द हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट, in relation to a union territory to which the jurisdiction of high court for a state has been extended by law, that high court, or in relation to any other union territory the highest court of criminal appeal of that territory other than the Supreme Court of India। मुझे लगता भैया इस